हम संविधान की चर्चा कर देते हैं। ठीक है, संविधान नहीं पढ़ा है क्यूक सीरीज में, आज हम संविधान को पढ़ाते हैं। पहला चैप्टर संवैधानिक भारत का संवैधानिक विकास। ये आपको पता है कि भारत का संवैधानिक विकास इतना इम्पोर्टेंट है कि आईएएस, पीसीएस और आरओ बिना इसके पेपर नहीं होता है, आपको पता है। ये एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आना ही आना रहता है। आप पेपर उठा दीजिए कि प्रत्येक साल जो होता है एक प्रश्न आपसे यहाँ से बनता है। तो हम इसमें जो होता है 3 पेज में हमने बहुत शॉर्टकट में जो होता है इसको हमने बनाया है, तो आप इसे एक बार पढ़ लेंगे तो फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि चलिए शुरू करते हैं, लेट नहीं करना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए हम 20 दिवसीय क्लासेस में जो होता है लगातार क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, बस आप लोग जो होता है इस नए चैनल पर हैं तो चैनल को थोड़ा सा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, जिससे हम पीसीएस में उत्साह के साथ आपके साथ जुड़े रहें। और हमने पीसीएस में नेक्स्ट 2024 में पढ़ाया था, 67 क्वेश्चन दिया था 15 दिन के क्लास में, और हमने मेंस भी अपना भी दिया और बच्चे भी हमारे साथ मेंस दिए। तो ये आरओ का प्री एग्ज़ाम हम क्वालिफाई कराएंगे आपको। ठीक है, पीसीएस में जो होता क्वालिफाई भी कराएंगे, प्रीलिम्स का गारंटी लेते हैं। बस इतना जान रखिए कि आप हमारे वीडियो को शेयर करिए और हमसे जुड़े रहिए। 100% जो था मैटर निकाल के अच्छे आपके सामने रखेंगे। चलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की चर्चा करें। इस अधिनियम के तहत क्या 1774 कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर एलिजा एम्पे को जो था मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और अन्य सदस्य कौन कौन थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड को जो था न्यायाधीश बनाया गया। ठीक है, यह एक अभिलेख न्यायालय था। नोट करेंगे, यह क्या था, एक अभिलेख न्यायालय था। ठीक है, निर्देशक और कार्यविधि 1 वर्ष से बढ़ाकर इसमें 4 वर्ष कर दिया गया था। फिर इसके बाद जो होता है पिट्स इंडिया 1784 की बात करते हैं हम। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापार अलग और राजनीतिक अलग अलग कर दिए गए। ठीक है, राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसमें देखेंगे गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई थी। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, उपहार नहीं ले सकते थे, उपहार लेने पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। 1784 एक्ट नोट कर लीजिए। अगला देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट में क्या हुआ। जो इम्पोर्टेंट हो उसी को पढ़ेंगे। हम आपको पीसीएस भी एग्ज़ाम पढ़ाएंगे, इसका प्रीलिम्स हो जाने के बाद तुरंत पीसीएस प्रीलिम्स 2 महीने बाकी रहेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 10 अक्टूबर का पेपर, मतलब 70 दिन उसमें बाकी रहेगा। 70 दिन में बेहतरीन क्लास देंगे और इसका प्रीलिम्स क्वालिफाई कराएंगे, गारंटी है। अब हमसे जुड़े रहिए। 1813 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। 1813 चार्टर आरओ में पूछा गया है। ठीक है, दी गई थी इसमें। और क्या कर दिया गया था, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया। चीन के साथ चाय का व्यापार एकाधिकार को बनाए रखा गया। ठीक है, भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। आगे देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट क्या है। 1833 का चार्टर एक्ट, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके द्वारा देश का शासन प्रणाली और केंद्रीकरण कर दिया गया। ठीक है, सापरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत में कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। कंपनी को व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। नोट कर लेंगे। ठीक है, विधियों को संहिताकरण के गवर्नर जनरल को आयोग के गठित करने का प्राधिकार दिया गया। और 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। नोट कर लेंगे 1834 में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। नोट करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलेंगे। कंपनी के अधीन पदों को चयन में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग या आधार पर आयोग न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। और कालांतर में ये धारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा में क्या कर दिया गया, लेना संभव बनाया गया था। तो ये सब हो गया 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। आगे देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नोट करेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई।
इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। मतदान का अधिकार नहीं था। 6 दिन पूर्व नोटिस पर कार्यप्रणाली को प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत अब ये सारा अधिकार है। आगे देखेंगे भारतीय परिषद पर नोट करिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसे माले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर शुरुआत की गई थी। नोट करेंगे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर जो था शुरुआत हुई थी। आगे चलेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। नोट करेंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पहली बार कब अपनाई गई थी? 1919 में। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत भी हुई थी। नोट करेंगे, द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत हुई इसमें। ठीक है, अगले में हम देखेंगे इसमें सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को जो था विस्तार हो करते हुए सिख, ईसाई, आंग्ल, भारतीय, यूरोपियों को भी लागू कर दिया गया। सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित हुई थी। नोट करेंगे 1919 अधिनियम। ठीक है, नोट करते रहेंगे। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग ली कमीशन की अनुशंसा पर गठन का प्रावधान किया गया। 1922 में जो था भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भारत में होना आयोजित हुई थी। ठीक है, नोट करेंगे, ये सारे 1919 अधिनियम के तहत हैं। आगे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। 1919 में चालू किया और 1935 में समाप्त कर दिया गया। इसे केंद्र में लागू कर नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। नोट करेंगे, नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1 नवंबर 1937 से जो था यह न्यायालय कार्यरत हो गया। ठीक है, इस अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई थी। यह अधिनियम भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में प्रांतों में मध्य शक्तियों का विभाजन भी किया गया था। तो 1935 अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखेंगे, ये संवैधानिक समाप्त हो गया। संविधान सभा में संविधान निर्माण की प्रक्रिया। देखिए, संवैधानिक विकास बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आरओ में जितना भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया सब आपको दे दिए हमने। ठीक है, तो लंबा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं। संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया हम पढ़ेंगे, चलेंगे, देखेंगे हम। भारतीयों को ओर से जो था संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 में रांची अर्थात स्वराज पार्टी ने की थी। कहाँ पर की थी? रांची में जो था स्वराज पार्टी ने की थी। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन 1934 में एम.एन. राय ने दिया था। नोट करते रहेंगे, एक एक लाइन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, एक संविधान सभा का द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा दिया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा दिया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। 24 मार्च 1946 को यह मिशन भारत पहुंचा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या क्या था? प्रमुख उद्देश्य था, सदस्य पहले देखेंगे, प्रमुख सदस्य देख लें, फिर उद्देश्य देखेंगे। स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत का सचिव अध्यक्ष था। ठीक है, ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंडली थे। ये 3 सदस्य जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, उद्देश्य अभी नीचे है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन इसी मिशन के अंतर्गत किया गया था। नोट करेंगे, संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं, देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के द्वारा किया गया। इसमें प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया गया था। किसके? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा। नोट करेंगे, प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे, सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या, ये क्वेश्चन पीसीएस में हर जगह पूछा जाता है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के आधार पर संसाधनों का आवंटन किया जाएगा। नोट करेंगे, प्रत्येक प्रांत को जो होता है जनसंख्या के आधार पर उनके स्थानों का भी क्या किया गया? आवंटन किया गया।
तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में चुना गया था। ठीक है, नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, आगे चलेंगे। अंतरिम सरकार की गठन 1946। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेबल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया था। ठीक, किसने? 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेबल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया था। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। 24 अगस्त 1946 को जो था प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की जो था घोषणा की गई थी। नोट करेंगे। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई थी। नोट करिए, 2 सितंबर 1946 को किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठित की गई थी। 24 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने भी सरकार में शामिल हो गई और शुरुआत में नहीं थी लेकिन बाद में शामिल हो गई। ठीक है, आगे देखेंगे। अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडलीय सदस्य कौन थे? वायसराय, वेबल और अध्यक्ष। ठीक है, वायसराय कौन? वेबल अर्थात अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू विदेशी मामले राष्ट्रमंडल के, ठीक है, बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे। और वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। जॉन मेथाई को उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, CH भाभा को कार्य और खनन बंदरगाह मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, जगजीवन राम को जो था श्रम मंत्रालय सौंपा गया था। ये अंतरिम सरकार के जो होते मंत्रिमंडलीय सदस्य के रूप में थे। अब देखेंगे, अरोड़ा आसफ अली को जो होता है रेलवे परिवहन दे दिया है। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, C राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्रालय, लियाकत अली को वित्त या मुस्लिम लीग थे। ठीक है, I चुंद्रीगढ़ जो था वाणिज्य मंत्रालय, अब्दुल रब निस्तार को संचार मंत्रालय, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय। ठीक है, गजनाफर अली खान को जो था स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला हेडिंग डालेंगे संविधान सभा। संविधान सभा की बात करेंगे। संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, किसके? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था। ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। ये ठीक है, कर जो देते थे, संपत्ति देते थे, शैक्षिक देते, मतलब राजा महाराजा और जो व्यापारी थे वही संविधान सभा के सदस्यों को चुनते थे। आज के जो होता है कार्यकाल में संविधान सभा के सदस्यों को जनता चुनती है। ठीक है, सभी लोगों को मताधिकार का दर्जा प्राप्त नहीं था। आगे देखेंगे। कुल सदस्यों की संख्या 389, ब्रिटिश प्रांत 292, देसी रियासतें 93। ठीक है, आगे देखेंगे। क्रम जो था कमिश्नरी क्षेत्र के 4 थे। नोट करेंगे, कमिश्नरी क्षेत्र के 4 थे। महिला सदस्य 15 थी। महिला सदस्य 15 कौन कौन थे अभी बता रहे हैं। अनुसूचित जाति के जो थे 26 थे, अनुसूचित जनजाति के लोग 33 थे। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी। ठीक है, संविधान हॉल में हुई थी। नोट करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए संविधान हॉल। संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और ESC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो था उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली और आगे चलकर जो था यही प्रस्तावना का रूप बना। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव ही क्या हुआ? प्रस्तावना का रूप बना था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही चुना गया था। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए। 26 नवंबर 1949 को 11वां अधिवेशन हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने अधिवेशन हुए? 11। और लास्ट में कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को 11वां अधिवेशन हुआ था। भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 12वां अधिवेशन भी कहते हैं, हुई थी। नोट करेंगे 12वां अधिवेशन। भारतीय संविधान के निर्माण के समय BN राव संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति किया गया था। ये तो क्वेश्चन जानते हैं।
भारतीय संविधान के निर्माण के समय BN राव को संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति मिली थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। 3 शब्द याद रखेंगे, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। ये आरओ में क्वेश्चन मुख्य पूछा गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। नोट करेंगे। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने ये सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। किसने दिया था? महात्मा गांधी। नाम सुनेंगे। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो राजनीतिक दल बना है इसे क्या कर देना चाहिए? भंग कर देना चाहिए। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नोट करेंगे, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। नोट करते रहेंगे। संविधान सभा में शामिल वो 15 महिलाएं सुचित्रा कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल, राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है, नाम जानते रहिएगा, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, जी दुर्गाबाई, ठीक है, दक्ष आयनी, बेलायुधन, मालती चौधरी। क्वेश्चन पूछा गया था। अमू स्वामीनाथन, रेणुका राय, लीना राय, ठीक है, लीना राय और एनी मस्करीन। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दिया गया था। आगे देखेंगे हम लोग, देखेंगे प्रारूप समितियाँ। हेडिंग डालेंगे प्रारूप समितियाँ। चलिए प्रारूप समिति पहले पढ़ लें। प्रारूप समितियाँ, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। आरओ में जो पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया, एक भी क्वेश्चन जो होता है इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। बस 2 पार्ट में इसे समाप्त करेंगे। दोनों पार्ट आज ही चलेगा, समाप्त करने की कोशिश करेंगे। करंट हमने डाल दिया है, पढ़ते रहिएगा। प्रमुख सदस्य थे अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष बनाए गए। N गोपाल स्वामी, KM मुंशी, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, BL मित्र, ये N माधवन राव की जगह आए थे। ठीक है, DP खेतान, T कृष्णामाचारी, ठीक है, बाद में T कृष्णामाचारी। आगे चलेंगे। संविधान निर्मात्री समिति के उनके अध्यक्ष, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, रियासत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति के समिति जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, कार्य संचालन समिति KM मुंशी को बनाया गया, मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी को बनाया गया और अल्पसंख्यक उप समिति जो था SC मुखर्जी को बनाया गया था। SC मुखर्जी को बनाया था। राज्य समितियां जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई थी। तो ये जो होते थे, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, संविधान निर्मात्री समिति और उनके अध्यक्ष हो गया। आगे चलेंगे। संविधान, भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से लिया गया, थोड़ा से हम बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया? संसदीय शासन व्यवस्था, द्विसदनी व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, एकल न्यायिक प्रणाली, विधि निर्माण की जो होता प्रक्रिया और विधायिका के सदस्यों का विशेषाधिकार। ये सभी ब्रिटेन अर्थात UK से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। आयरलैंड से क्या लिया गया? आयरलैंड से देखेंगे राज्य का नीति निर्देशक तत्व, तो कई बार पूछ दिया है। ठीक है, इसको तो आप दिमाग में रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, नोट करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, ठीक है, लोक जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, क्या उपराष्ट्रपति का पद और वित्तीय आपात, नोट कर लीजिए। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, देख लीजिए। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य का संबंध, सदनों का संयुक्त बैठक, नोट करिए। ठीक है, अभी समवर्ती सूची, केंद्र राज्य का संबंध, सदनों का संयुक्त बैठक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सारे पूछे जाते हैं।
जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, ठीक है, स्थापित प्रक्रिया। रूस से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। भाग 4 क में रखा गया मूल कर्तव्य, नोट करेंगे। हो गया, आगे देखेंगे। फ्रांस से क्या लिया गया है, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ठीक है। जर्मनी से क्या लिया गया, आपात उपबंध। आगे देखेंगे। भारत शासन अधिनियम लगभग अनुच्छेद 250, ठीक है। स्रोत जो था कनाडा से क्या लिया गया, संघीय शासन प्रणाली, सशक्त केंद्र, राज्यपाल की नियुक्तियां, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, कनाडा के संविधान से लिया गया। नोट करिए, कनाडा के संविधान से लिया गया। दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन पद्धति, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। नोट कर लीजिए, दक्षिणी अफ्रीका से। अब देखेंगे संविधान के भाग। भाग 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते जाएंगे क्योंकि भाग पूछा जाता है। भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक की। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है, रूस से लिया गया है, ठीक है, 51 का। भाग 5 में संघ है, अनुच्छेद 52 से 151। और भाग 6 में राज्य से संबंधित है, अनुच्छेद 152 से 237। आगे देखेंगे। भाग 7 में जो होता है निरसित 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242, ठीक है। भाग 9 में पंचायत है, अनुच्छेद 243 से 243 ओ। भाग 9 का में नगर पालिका है, अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी। भाग 9 खा जो था सहकारी समितियां हैं। भाग 10 जो था अनुसूचित जात जनजाति के लिए SC ST के क्षेत्र, 244 क नोट करते रहेंगे, ठीक है। भाग 11 जो होता संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य संबंध, 245 263। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएँ और वाद, अनुच्छेद 264 से 300 क तक ले। भाग 13 में भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समस्याएं, इसमें जो भी रखे जाएंगे, समागम, ठीक है, समागम, ठीक है। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 का में अधिकरण, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 14 का अधिकरण बहुत इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 323 से 323 ख हो गया। भाग 15 में निर्वाचन है, 324 से 343। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपबंध है, ठीक है, अनुच्छेद 330 342 क, ठीक है। भाग 17 में राजभाषा है, अनुच्छेद 343 से 351 नोट कर देंगे। आगे चलेंगे। भाग 18 में आपात उपबंध है, 352 से 360। भाग 19 में प्रकीर्ण है, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 में संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 369 से 392 तक। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रबंध हिंदी में प्राधिकृत पाठ है, 393 से 395। संविधान के अनुच्छेद और अनुसूचियाँ बाकी हैं, हम केवल अनुसूचियाँ पढ़ाएंगे, अनुच्छेद पढ़ाते समय सारे अनुच्छेद की व्याख्या कर देंगे। तो यहाँ पर अनुच्छेद अलग से नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन अनुसूचियाँ आपको हम बता दे रहे हैं। चलिए, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 है, आप ये जानते हैं, ठीक है, ये आप जान रहे हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में कितने हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, नोट करेंगे। चलिए, पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र से है, इसमें भारत के राज्यों और संघ क्षेत्रों का उल्लेख किया गया। दूसरी अनुसूची में देखेंगे प्रमुख प्राधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, पेंशन और का उल्लेख किया गया, ठीक है।
तीसरी अनुसूची में देखेंगे शपथ और प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची में देखेंगे राज्यसभा का प्रतिनिधि, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। नोट करेंगे राज्यसभा के प्रतिनिधित्व, राज्यसभा के सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में नोट करेंगे अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण। आगे देखेंगे छठी अनुसूची में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है छठी अनुसूची, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता है, अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नोट करेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है। सातवीं अनुसूची में संघ राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ आती हैं, संघ राज्य और समवर्ती सूचियाँ। सातवीं अनुसूची में नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं मूल रूप से 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 हैं। ठीक है। नौवीं अनुसूचियाँ के देखेंगे, इसमें कुछ संविधान और विनियमों के अधिनियम और विनियमों के विधि मान्यीकरण उपबंध किया गया है। ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार हेतु प्रावधान किया गया है। ठीक है, नोट करेंगे। 10वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, दल बदल के आधार पर निहरता के उपबंध है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पंचायत शक्तियों के तथा प्राधिकार है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। 11वीं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 12वीं नगर पालिकाओं के शक्तियों का उल्लेख के बारे में करती है। ठीक है। अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में स्थापित किया गया था। ये 12वीं अनुसूची। अब देखेंगे अनुसूची 7 में हमने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। संघ पर केंद्र सरकार कानून बनाती, राज्य पर सूची पर राज्य सरकार, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती, लेकिन केंद्र की जो तक कानून प्रभावी होती है राज्य पर। ठीक है। संघ सूची में क्या क्या है पहले जान लीजिए संघ सूची के बारे में। ठीक है। रक्षा प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, परमाणु ऊर्जा, बीमा, शेयर बाजार, बंदरगाह और बैंक और जनगणना। नोट करेंगे जनगणना, आयकर, निगम कर, सेवा कर, रेलवे, डाक और खनिज प्रत्यर्पण, ये सभी के सभी संघ सूची में शामिल किए गए हैं। इसको जो होता है पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य सूची में देखेंगे, राज्य सूची में क्या क्या शामिल है, लोक व्यवस्था, पुलिस राज्य सूची का विषय, भूमि कृषि राज्य सूची का, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का, सिंचाई, गैस, मेला, पशुपालन, कारागार, ये सभी राज्य सूची का विषय, कारागार। ठीक है। स्थानीय स्वशासन, शराब, भू राजस्व, कृषि, आय पर कर, रेलवे, पुलिस, ये सभी क्या है राज्य सूची के। रेलवे पुलिस भी राज्य सूची का विषय है। ठीक है, केंद्र का नहीं है। आगे देखेंगे समवर्ती सूची, शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण, ये समवर्ती सूची है। विवाह, तलाक, कारखाना, मजदूर संघ, स्वच्छता भी जो होता है, और विद्युत, जीव जंतु और आर्थिक सामाजिक योजनाएं, ये सब हैं समवर्ती सूची के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समवर्ती, संघ और राज्य, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हेडिंग डालते हैं उद्देशिका और प्रस्तावना। उद्देशिका और प्रस्तावना। ठीक है, चलें। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति। उद्देश्य प्रस्ताव ही जो था भारतीय संविधान की उद्देशिका बनाता, हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसके पहले बता दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, जिन्हें हटाने की भी बात कही जा रही है। ठीक है। क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? इसके लिए जो होता है 2 लोगों के मामले केस चले। बिरवरी केस 1960 में, यह संविधान का अंग नहीं है। ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, उद्देशिका संविधान का एक भाग है। उद्देशिका में संशोधन
किया जा सकता मूल ढांचे के अलावा, लेकिन उद्देश्य का नोट करें, उद्देश्य का न्याय योग्य नहीं है, इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, न्यायालय ने जो था उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। नोट करेंगे, न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। आगे चलेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देशिका में प्रतिबंधित करती है। संविधान की प्रस्तावना द्वारा नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने का एक संकल्प व्यक्त किया गया है। नोट करेंगे, संविधान की प्रस्तावना के द्वारा नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित कराने का संकल्प व्यक्त किया गया है। नोट करेंगे, ठीक है। 3 प्रकार के न्याय होते हैं। न्याय 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नोट करेंगे, ये पीसीएस और दोनों में पूछा गया था बार बार। 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। समानता और समता 2 प्रकार की होती है, प्रतिष्ठा एवं अवसर। प्रतिष्ठा एवं अवसर। आगे चलेंगे, पंथ निरपेक्ष। इसका तात्पर्य राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करेगा। प्रस्तावना में दिए गए आदर्शों, उद्देश्यों की व्याख्या मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक और मौलिक कर्तव्यों में दी गई है। ठीक है। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। ठीक है। भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा। भारत क्या होगा? एक प्रभुत्व संपूर्ण संपन्न राज्य होगा, अर्थात भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। भारत एक संप्रभुता जनता में निहित होती है। ठीक है, इसका मतलब ही होगा। आगे देखेंगे, भारत एक गणतंत्र है, अर्थात गणतंत्र का मतलब भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होगा, तो ये गणतंत्र के अंतर्गत होगा। आगे देखेंगे, भारत समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद है। यह नेहरू की अवधारणा पर आधारित है। देश के भौतिक संसाधनों का यथासंभव समानता के आधार पर वितरण होगा। ठीक है, नेहरू के सिद्धांत पर। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं। ठीक है, राष्ट्र स्वतंत्र और समान होते हैं। हेडिंग डालेंगे, शासन प्रणाली की परिभाषाएं देखेंगे। आधुनिक में, वर्तमान में लोकतांत्रिक सरकारें हैं, संसदीय सरकारें हैं, आध्यात्मिक सरकारें में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, लोकतांत्रिक, संसदीय और आध्यात्मिक सरकार में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आधुनिक में संसदीय सरकार की व्याख्या करते हैं। ऐसी सरकार जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती हैं, संसदीय सरकार कहलाती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। ठीक है, भारत में इसी व्यवस्था को अपनाया गया, संसदीय सरकार को, ये तो आप जानते हैं। सर्वप्रथम जो होता है, संसदीय सरकार ग्रेट ब्रिटेन में परिलक्षित हुई थी। यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र होता है। अगला देखेंगे, अध्यक्षात्मक सरकार। इस व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें गैर संसदीय और गैर उत्तरदायी व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, गैर संसदीय या गैर उत्तरदायी व्यवस्था कहा जाता है। भारतीय शासन प्रणाली में जो था, शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है। भारत में विधि अर्थात कानून का शासन है। भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है, ना ही पूर्ण एकात्मक है। इसी कारण इसे अर्ध संघात्मक कहा जाता है। अर्ध संघात्मक कहा जाता है। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघी संविधान होता है। नोट करेंगे, सहकारी परिसंघी संविधान में रखा जाता है। केसी वियर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। केसी वियर के अनुसार
भारत का संविधान जो होता है अर्ध संघीय संविधान होता है, ठीक है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य आदि दर्शनों का आत्मसात किया गया है। नोट करेंगे। कल्याणकारी राज्य का दर्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निहित है। नोट करिए, कल्याणकारी राज्य का दर्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निहित होता है। नोट करेंगे। भारतीय संविधान कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है। ये अत्यंत कठोर अंशतः लचीला भी संविधान होता है। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान का अभाव संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियाँ कार्यप्रणालियाँ संविधान की सीमाओं के अधीन होती हैं, ठीक है, सीमाओं के अधीन होती हैं। आगे देखेंगे। अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार एक कानूनी नाम जो होता है द यूनियन ऑफ इंडिया है। अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत सरकार का कानूनी नाम क्या है? द यूनियन ऑफ इंडिया। नोट हो गया। भारत का संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है, क्योंकि संघीय प्रणाली क्यों करता? क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन है। यह पूर्ण संघीय नहीं माना जाता है, इसलिए संघीय प्रणाली का, ठीक है। आगे देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान को संघात्मक तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता है, ठीक है। नोट करेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में थोड़ा सी। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947, राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950, राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950, राष्ट्रीय मुद्रा 15 जुलाई 2010, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को शक संवत पर आधारित, ठीक है। नोट कर लेंगे। हेडिंग डालेंगे संघ और राज्य क्षेत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आता है। आप पढ़ेंगे संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 1 पढ़िए। अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ होगा, ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारतीय परिसंघ क्षेत्र के साथ किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, अतः राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्यों के राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, वो भी जो होता है भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भाग अनुच्छेद 2, संसद को संघ में नए राज्यों का प्रवेश स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य के निर्माण या नए राज्यों के गठन, वर्तमान राज्यों के सीमा क्षेत्र या नामों में परिवर्तन की शक्ति भी संसद को प्राप्त है, अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है। आगे देखेंगे। आर्टिकल 3, संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन, किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र में सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है, आर्टिकल 3 के तहत। इसके लिए संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। नोट कर लीजिए, किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 4, संसद अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई किसी भी विधि अनुच्छेद 368 प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी, ठीक है। बेरबड़ी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी धारित किया है कि किसी राज्य के किसी भूभाग को विदेशी राज्यों को सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना होगा, याद रखना, बेरबड़ी मामले में। आगे देखेंगे। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 27 नवंबर 1947 को एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत का आयोग का गठन किया। इस आयोग ने दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट में प्रशासनिक, भौगोलिक और वित्तीय सुविधा के आधार पर नए राज्य पुनर्गठन का सुझाव दिया था। नोट करेंगे। प्रशासनिक, भौगोलिक और वित्तीय सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया था। आगे चलेंगे।
जेबीपी समिति ने भी जो होता है 1949 में अपनी रिपोर्ट भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। आगे चलेंगे। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय के.एम. पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। फजल अली जो होते थे अध्यक्ष थे, 2 सदस्य थे के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठित किया गया था। नोट करेंगे दिसंबर 1953 में। रिपोर्ट कब सौंपी थी इन्होंने? 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। इसके आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। ठीक है। नए राज्य गुजरात 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, सिक्किम 16 मई 1975। नोट करते रहेंगे। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो होता बार बार पूछा जाता है, नोट कर लेंगे। 2000 में हुआ था सब। तेलंगाना 2 जून 2014, लद्दाख 31 अक्टूबर 2019, बहुत इंपॉर्टेंट है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019, दमन दीव और दादर नगर हवेली 26 जनवरी 2020। तेलंगाना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दमन दीव और नगर हवेली। हो गया। बस पढ़ते रहिए। नागरिकता कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, बड़े आसानी से आप आंसर करके आएंगे, ये हमारी गारंटी है। पूछने दीजिए उसको, आयोग को। ठीक है। संविधान के भाग 2 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, आप जानते हैं। ठीक है। आपको केवल बस इतना याद करना होगा, नागरिकता जो होता है निम्न प्रकार से प्राप्त की जाती है। 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है। ठीक है। 3 प्रकार से नागरिकता का अंत होता है, जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से, भूमि के अर्जन के द्वारा। ये 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। और देखेंगे नागरिकता का अंत की बात करें 3 प्रकार से। किसी अन्य देश की नागरिकता का ग्रहण करने पर, नागरिकता का स्वतः परित्याग कर दीजिए, या सरकार द्वारा वंचित करने पर। ठीक है। नागरिकता संशोधन विधेयक 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली। 10 जनवरी 2020 से यह लागू हुआ था। ठीक है। नागरिकता संशोधन विधेयक। अब चलेंगे 5। आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ के समय जन्म या वंश पंजीकरण या देशीकरण के आधार पर नागरिकता का प्रावधान की बात करता है। ठीक है। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। आर्टिकल 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति की नागरिक ना होने के लिए बात करता है। ठीक है। 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेच्छा से अगर किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है। बिना विधि के किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता का अधिकार विधि द्वारा विनिमय किया जाना चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 11 में। अब आप समझ गए। नागरिकता समाप्त। मूल अधिकार आइए, बहुत ही लंबा चैप्टर है। मूल अधिकार, ये लंबे चैप्टर हैं। मूल अधिकार लेकिन समाप्त करेंगे। इसके बाद जो होता है मूल अधिकार के समाप्त के बाद इसको 2 चैप्टर में समाप्त कर देंगे। इतना समझ लीजिए, 2 पार्ट में, क्योंकि देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमने उसी को शामिल किया है। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें को, ठीक है। ये भारतीय संविधान पूर्ण रूप से आज ही पूरे समाप्त होगा। मूल अधिकार की मांग भारत में 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। नोट करेंगे
1945 में तेज बहादुर सप्रू ने भी जो था मूल अधिकार दिए जाने की मांग की थी। मूल अधिकार सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ था। नोट करेंगे। मूल अधिकारों का संविधान सभा में एस राधाकृष्णन ने कहा था कि यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और विश्व के साथ जो होता है किया गया एक समझौता है। किसने? विश्वेश्वर राधाकृष्णन ने। ठीक है। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत अपरिहार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है। आगे देखेंगे। भारत के मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध गारंटी है। इन्हें आपातकाल स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार, ठीक है, आपातकाल में। आगे देखेंगे। मूल अधिकार के संबंधी संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार के बारे में। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। किससे? बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किया गया है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किया गया है। आगे देखेंगे। मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। नोट करेंगे। 23-24 में जानते हैं 17 में क्या अस्पृश्यता है, 23 में जो होता क्या है देह व्यापार है, 24 में जो होता है बच्चों को 14 साल से कम उम्र के बच्चों के कारखाने में रोक लगाने के लिए 24 है। ठीक है। केवल नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हैं 15, 16, 19, 29, 30। ये केवल नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। ठीक है। नोट करेंगे। अनुच्छेद 359 के अनुसार आपात के समय राष्ट्रपति जो था अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता। 20-21 निलंबित नहीं किया जा सकता। जीवन जीने का अधिकार, ये 21 में ही जो होता है आपको लव मैरिज करने का अधिकार है। ठीक है। मूल अधिकार प्रकृति में जो होता है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। ठीक है। मूल अधिकार योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। मूल अधिकार जो था अत्ययन नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन है देख लीजिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है। संपत्ति का अधिकार था 7वां, हटा दिया गया। इसके लिए संपत्ति का अधिकार पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का उल्लेख है। ठीक है। आप थोड़ी सी देख लीजिए। अनुच्छेद 14 राज्य के किसी भी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समझ क्षमता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। बस इतना है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघीयवाद में विधि के शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। समता का अधिकार आत्यंतिक नहीं है। नोट करेंगे, आत्यंतिक नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। नोट करेंगे। आगे देखेंगे। मद्रास बनाम चंपकम दोराय राजन ने 1951 के मामले में अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इसके तहत सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राज्य विशेष उपबंध करने का प्रावधान किया गया। राज्य को विशेष उपबंध प्रावधान जो था उपबंध करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। नोट करेंगे। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 के तहत किया गया है। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 के तहत निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए
स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वैसे जो 25% 25 आरक्षण है, लेकिन कोई भी निजी संस्थान जो होता है नहीं देता है, ना इस पर सरकार कभी जोर दी है। ठीक है, कॉपी पर ही है, संविधान के लेख में ही केवल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 क्लॉज 1 क्लॉज 2 के तहत राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रतिभूत प्रदान की गई है। अवसर की समानता और प्रतिभूत प्रदान की गई है। नोट करेंगे, आगे चलेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को अनुच्छेद 14 से 16 के साथ मिलकर, ठीक है, पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 14 तथा 16 के साथ मिलाकर। 14-16 बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। संसद के द्वारा अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित कर दंड का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 76 में जो था इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। अनुच्छेद जो होता है 1976 ईस्वी में इसका नाम जो था सिविल सेवा अधिकार 1955 कर दिया गया। सही है, आगे चलें। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 के तहत 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं का स्थान सर्वप्रमुख है। कौन कौन है देख लीजिए। 6 मूल स्वतंत्रताओं का अधिकार: वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण की स्वतंत्रता, किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता, आजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये जो 6 स्वतंत्रता हैं, ठीक है, नोट करेंगे। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का निम्न मूल अधिकार माना गया है। कौन कौन से मूल अधिकार माना गया है देख लीजिए। निम्न मूल अधिकार कौन कौन है: प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, जानने का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार है, एनुअल बनाम केरल राज्य में, विदेश जाने का अधिकार है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1973 में विदेश जाने का अधिकार है। ठीक है, आगे चलेंगे। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 इसके अंतर्गत 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान किया गया है। कार्येतर विधियों का संरक्षण, अनुच्छेद 20 क्लॉज 1, दोहरे दंड के संरक्षण, अनुच्छेद 20 क्लॉज 2, आत्म जो होता है अभिशंसन के संरक्षण, अनुच्छेद 20 क्लॉज 3। ठीक है, ये तीनों जो होते हैं 3 प्रकार के संरक्षण प्रदान किए गए। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 21 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय प्रमुखवाद, ठीक है, सतवंत सिंह सैनी बनाम डॉक्टर राम रत्नम सहायक पासपोर्ट अधिकार 1967 में विदेश यात्रा का अधिकार के बारे में है। ठीक है, MH जो होता होस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य 1978 निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है, आर्टिकल 21। मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 में शिक्षा पाने का अधिकार है, आर्टिकल 21। परमानंद कटरा बनाम भारत संघ आपातकालीन चिकित्सा की सहायता का अधिकार है, आर्टिकल 21। ठीक है, फ्रांसीसी कोरली मुलिन बनाम प्रशासक दिल्ली 1981 में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 21। आप समझ गए होंगे आर्टिकल 21 में क्या है, इसको छोड़ दीजिए। आर्टिकल 21 का 6 से 14 वर्ष के आय के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करेगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया। इस अधिकार को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। नोट करेंगे कब 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया।
हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध का मूल अधिकार प्रदान किया गया। 23 में क्या है, अभी हमने आपको बताया, मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम आदि का प्रतिषेध। इसके द्वारा लिए जो था संसद द्वारा अनुच्छेद 35 के तहत बंधुआ मजदूरी प्रणाली को उन्मूलन अधिनियम 1936, महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार उन्मूलन अधिनियम 1986 द्वारा पारित किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। अनुच्छेद 24 में बताया कि 14 वर्ष से कम आय के बालकों को कारखानों, खानों या कोई भी जोखिम कार्य जो होता है नियोजन में प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, इसके निम्न अधिनियम पारित किए गए हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इफपो में पूछा गया था परीक्षा में। बालक नियोजन अधिनियम 1938, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, शिशु अधिनियम 1966, बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986। ये मिलान करने के लिए आता है आरओ में। नोट कर लीजिए, नोट करिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है हमको। ठीक है, आपको पढ़ाएंगे भारतीय संविधान पूरी तरह से, चाहे पीसीएस दीजिए चाहे आरओ, आपको पूरी तैयार करा देंगे। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में। इसके अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को क्या क्या, गिरफ्तार व्यक्ति कारण जानने का अधिकार है, कहीं भैया गिरफ्तार किए हमको बता दो। ठीक है, दूसरा अपनी रुचि के अधिवक्ता परामर्श का अधिकार है। ठीक है, ना कहे हमारा वकील रख दो, हमार जौन वकील मन के तुम रखेंगे जो हमको अच्छा न्याय दे सके। ठीक है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार, लेकिन जो होता है उसमें रास्ते का समय नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के 25 से 28 तक का प्रावधान किया गया है। 25 से 28 तक सभी व्यक्तियों को प्राप्त यह अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 25 क्या कहता है, ध्यान सुनेंगे। आर्टिकल 25 व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता की बात करता। अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त जो था हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल होंगे। ठीक है, आर्टिकल 25 में जो होता है हिंदू शब्द में 3 धर्म और शामिल होंगे, बौद्ध, जैन और सिख। सिखों को कृपाण धारण कर रखने का अधिकार जो होता है इसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 25 के अंतर्गत। कृपाण। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी आय किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए व्यय किया जाता हो। ठीक है, कोई धर्म के लिए जो होता है व्यय किया जाता हो, आपसे ज़बरदस्ती राम मंदिर बनाने के लिए 2 करोड़ मांगा गया तो आप देने के लिए बाध्य नहीं हैं। ठीक है, आगे लिए। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का प्रतिबंध। अनुच्छेद 28 की तरह शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। आगे देखेंगे। सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है, आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 को निरस्त करके संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, इसे अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति को अधिकार को आर्टिकल 300 क में रख करके जो होता है उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 इसके तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मूल अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। नोट करेंगे, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे जो होता भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय के शरण में जा सकता है। ठीक है, जाएंगे, जाइए। अनुच्छेद 32 जो होता है सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति को उपचार प्रदान कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है,
32 में जो होता है सर्वोच्च न्यायालय है और 226 में उच्च न्यायालय है, जो मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। नोट करेंगे, जो न्यायपालिका है वो मौलिक अधिकार का क्या है, संरक्षक है, और भारत के संविधान का क्या है, अभिभावक है। ठीक है, न्यायपालिका अभिभावक है, भारत के संविधान का अभिभावक है और मौलिक अधिकार का संरक्षक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल अधिकारों में परिवर्तन करने हेतु तो उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रीटें जारी कर सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो होता है, बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, तो नागरिकता पढ़ लिए, मौलिक अधिकार पढ़ लिए, ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र पढ़ लिए, और संविधान सभा की बैठक भी हो गई, और संवैधानिक विकास। इतने जो होते हैं पढ़ें 1 घंटे के क्लासेस में। कोई मैराथन क्लास की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, कि मैराथन क्लास 11 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे एक सब्जेक्ट का मैराथन क्लास दिया जाए तभी बच्चे। अब सिंपल तरीके से पढ़िए। 20 दिवसीय क्लास 10 दिन में आप मैराथन क्लास पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मुझे लगता है मैं 2 या 3 वीडियो में जो होता है इसे समाप्त करूंगा, और ये 2-3 वीडियो आज ही जो होता है जाएगी आपके चैनल पर। ठीक है, आज ही चैनल पर जाएगी। तो ये क्लास 1 जो होता है समाप्त हो रही है। ठीक है, पॉलिटिक्स की क्लास 1 समाप्त हुई। क्लास 2 जो होता है फिर 2 बजे जो होता है शुरू हो जाएगी। फिर जो होता है क्लास 3 जो होता है, जो लास्ट क्लास होगी हमारी, वो 8 बजे से 9 बजे तक लास्ट क्लास होगी। तो 3 घंटे के क्लास में पूरे संविधान को हम कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, ये हमारी गारंटी है। बस आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, बहुत नोट्स बनाइए, 1 से 2 बार पढ़ लीजिए इस वीडियो को, से आपको कोई ज़रूरत नहीं अलग से पढ़ने की। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और हम PCS में एकदम, हमने PCS मेंस दिया है। ठीक है, कोशिश किए अच्छे नंबर लाने के लिए। मान लीजिए मेहनत किए हैं तो दूसरी दफ़े हमारा मेंस था। ठीक है, पहले दफ़े बहुत कम नंबर आया था, इस बार ज़्यादा देखते आता है कि नहीं। अब लेकिन आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने की गारंटी लेंगे PCS का। ठीक है, ये तो हमारी गारंटी है। बस हमारा लाइक और सब्सक्राइब कमेंट में बताइएगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।